आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के प्रावधान संविधान में कहाँ पाए जाते हैं, संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो आप जानते हो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भागों में जो 5वां भाग है जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है, भाग 5 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखिए भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। भाग 5 में तो पूरी केंद्र सरकार के प्रावधान हैं। जैसे एक बार हम देख लेते हैं, केंद्र सरकार, आप जानते हो सरकार में 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये भी आप जानते होंगे, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं। केंद्र सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, ये सारे कार्यपालिका के भाग होते हैं। और व्यवस्थापिका में क्या आता है, संसद आता है, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये व्यवस्थापिका में शामिल होते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है न्यायपालिका, जिसमें हमारा उच्चतम न्यायालय या जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उनके प्रावधान दिए हुए हैं। तो कार्यपालिका के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किए गए हैं। और व्यवस्थापिका जिसमें संसद है, इसके प्रावधान 79 से लेकर 122 तक किए गए हैं। इन अनुच्छेदों में व्यवस्थापिका से संबंधित प्रावधान हैं, इन अनुच्छेदों में कार्यपालिका के प्रावधान हैं, और न्यायपालिका के प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में किए गए हैं। यहाँ पे 123 नंबर का जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, इसलिए इसको वहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो न्यायपालिका के प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हैं, और संविधान के भाग 5 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान संविधान में कहाँ हैं, भाग 5 में हैं, और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हैं। और केंद्र सरकार के सारी के प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 147 तक दिए गए हैं, जिसमें 52 से 78 तक कार्यपालिका, जिसमें ये लोग आते हैं, व्यवस्थापिका 79 से 122 तक, जिसमें संसद आती है, और जुडिशरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो पहली बात क्लियर हो गई, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान कहाँ पाए जाते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। और एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है, देखो भारत में न्यायपालिका कैसी होती है, एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। और एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि चाहे संघ की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों के लिए एक ही प्रकार की न्यायपालिका पाई जाती है। संघ सरकार और राज्य सरकार का भेद कहाँ पाया जाता है, ऐसे देश जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, वहाँ पे सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक संघ सरकार होती है, दूसरी राज्य की सरकार होती है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, सरकार के 2 स्तर होते हैं, लेकिन न्यायालय एक ही तरीके के पाए जाते हैं। और एक तरीके के न्यायालय पाए जाने का क्या अर्थ है, जैसे मान लीजिए भारत का उच्चतम न्यायालय है, तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है
वो संघ सरकार से संबंधित विषयों की सुनवाई भी करता है और राज्य सरकार के विषयों की सुनवाई भी करता है ना। या फिर उच्चतम न्यायालय के नीचे क्या आता है, उच्च न्यायालय आता है। उच्च न्यायालय भी क्या होता है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के मामले की सुनवाई कर सकता है। समझ गए आप। उच्चतम न्यायालय भी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के मामलों की सुनवाई कर सकता है। यानी सरकारें दो हैं लेकिन न्यायपालिका एक ही है जो दोनों सरकारों के मामलों को सुन सकती है। और उच्चतम न्यायालय के नीचे जो उच्च न्यायालय है वो भी दोनों प्रकार के सरकारों के मामले सुन सकती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, भारत की न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं। जबकि जो संघात्मक शासन वाले अन्य देश हैं, जैसे अमेरिका की देखें अपन, तो अमेरिका में भी क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली होती है। तो वहाँ भी क्या होती है, संघ की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है ना। वहाँ पे संघ सरकार के लिए तो क्या है, संघीय न्यायालय हैं जो संघ सरकार के विषयों की सुनवाई करते हैं, और राज्य सरकार के न्यायालय अलग होते हैं जो राज्य सरकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। राज्य के न्यायालय अलग होते हैं। तो अमेरिका में क्या होता है, जो संघीय न्यायालय होता है वो राज्य सरकार के मामलों की सुनवाई नहीं करता है, और न संघीय न्यायालय और न राज्य का न्यायालय संघीय मामलों की सुनवाई करता है। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ पे न्यायपालिका के भी क्या पाए जाते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं, एक संघीय न्यायालय, दूसरे राज्यों के न्यायालय। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय होता है वो राज्य सरकार के मामले भी सुन लेगा, संघ सरकार के मामले भी सुन लेगा, ठीक है। और भारत में जो उच्च न्यायालय है वो संघ सरकार के मामलों की सुनवाई भी कर लेगा, राज्य सरकार के मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। इसलिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, एकीकृत न्याय प्रणाली। और भारतीय न्यायपालिका एक पिरामिड की अवस्था में पाई जाती है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर तो कौन होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे कौन पाए जाते हैं, उच्च न्यायालय के नीचे पाए जाते हैं जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे कौन पाए जाते हैं, जिला न्यायालय पाए जाते हैं। तो भारत में जो न्याय प्रणाली है वो एक पिरामिड के रूप में ऐसे पाई जाती है, जिसमें शीर्ष स्तर पर तो कौन होता है, जिसमें शीर्ष स्तर पर कौन पाया जाता है, उच्चतम न्यायालय पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है जो पूरे देश में एक ही होता है। और उच्चतम न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय पाए जाते हैं जो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, और उसके बाद में प्रत्येक जिले में एक एक जिला न्यायालय पाए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय जो न्यायपालिका है वो एक पिरामिड के रूप में पाई जाती है, जिसमें शीर्ष स्तर पर कौन होता है, उच्चतम न्यायालय होता है जो सभी प्रकार की संघ की और राज्य सरकारों के मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में तो दोहरी न्याय व्यवस्था पाई जाती है। संघ सरकार के मामले सिर्फ ये सुनेगा, राज्य सरकार के मामले ये सुनेगा। और भारत में न्याय प्रणाली एकीकृत तो है ही है, उसके साथ साथ भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय इसको क्या बोलते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। और ये न्यायालय संघीय न्यायालय की तरह भी कार्य करता है और अपीलीय न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। संघीय न्यायालय के साथ साथ भारत का उच्चतम न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। और भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा करने के साथ साथ ये भारत के राष्ट्रपति को परामर्श भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होता है जो संघीय न्यायालय भी है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय भी इसको बोल सकते हैं। संविधान की रक्षा करता है और राष्ट्रपति को यह आवश्यकता होने पर परामर्श भी प्रदान करता है।
और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक जो प्रावधान दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित, उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। उनमें उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान हैं, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के संबंध में जिन बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे वो बिंदु इस प्रकार हैं। आज हम उच्चतम न्यायालय के गठन एवं संरचना के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 124 में। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर चर्चा करेंगे जिसके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 125 में। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 126 में। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे यानी एड हॉक जज के बारे में बात करेंगे, इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की उपस्थिति के बारे में कहा गया है तो इसके प्रावधान अनुच्छेद 129 में है। और इसके प्रावधान अनुच्छेद 128 में दिए गए हैं। और अभिलेख न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, इसके अनुच्छेद 129 में दिए गए हैं। और एक बात अपन और देखेंगे लास्ट में, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान, ये अनुच्छेद 130 में दिया हुआ है। तो आज हम अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 130 तक जो छोटी छोटी बातें दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको इन अनुच्छेदों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे अभिलेख न्यायालय के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 129 में दिया गया है। अब अभिलेख न्यायालय होता क्या है इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। जैसे तदर्थ न्यायालय के प्रावधान कहाँ हैं, 127 में हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की बात कहाँ की गई है, 128 में की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 126 में की गई है। तो ये अनुच्छेद तो आपको याद होने चाहिए। बाकी अंदर की बातों को हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 124 में क्या क्या बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन पर चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना, 28 जनवरी 1950 को। और संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंस में ये स्थापित किया गया था। संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 तक चलता रहा। 1950 से लेकर 1958 तक संसद भवन परिसर में जो चैम्बर ऑफ प्रिंस बना हुआ था उसमें ये कार्य करता रहा। 58 में जब इसकी नई बिल्डिंग बन गई दिल्ली में, नई दिल्ली में, तो वहाँ पर ये स्थापित हो गया था। इससे पहले भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कब की गई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और इस अधिनियम में जो प्रावधान किया गया उसके बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। यानी 1935 का जो अधिनियम था उसमें तो ये प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और स्थापना की कब की थी, 1937 को। 1937 में जिस न्यायालय की स्थापना की गई थी उसका क्या नाम था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का पहले क्या नाम था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 1937 से लेकर 1950 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में कार्य किया। फिर 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी,
तो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की, जिसमें सबसे पहले दिया गया है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय होंगे? एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी टोटल कितने न्यायाधीश होंगे? न्यायाधीशों की संख्या 8 होगी। जब तक संसद विधि के द्वारा प्रावधान नहीं कर दे तब तक भारत का उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। भारत का जो मूल संविधान है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी लिखी हुई है? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश लिखे हुए हैं। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसका मतलब वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 न्यायाधीश हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई जाएगी या संसदीय विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं? तो संविधान में ही लिखा हुआ है, आपने गौर किया होगा कि ये संख्या कब तक रहेगी? जब तक संसद विधि बनाकर इस संख्या को बढ़ा नहीं दे तब तक कितनी संख्या रहेगी? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। कब तक? जब तक संसद विधि बनाकर इस संख्या को बढ़ा नहीं दे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्या? तो उत्तर है नहीं। न्यायाधीशों की संख्या किसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है? संसदीय विधि के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। और संसद ने इसके लिए विधि का निर्माण किया भी है और उस विधि का क्या नाम है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया है। तो इसमें यही कहा गया कि जब तक संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ा दे तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रहेगी? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर उच्चतम न्यायालय बनेगा। तो भारत की संसद ने विधि बनाई और विधि कब बनाई? 1956 में बनाई। और इसलिए भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कैसे बढ़ाएगी? संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाएगी या विधि बनाकर बढ़ाएगी या कैसे बढ़ाएगी? तो उत्तर है संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है और संसद ने बढ़ाई भी है। ये जो अधिनियम बनाया है संसद ने, इस अधिनियम में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं और वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या 2019 में कितनी कर दी है? 34। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है, ये न्यायाधीशों की संख्या इस अधिनियम में 2019 में संशोधन करके बढ़ाई गई थी और कितनी बढ़ा दी? 34 कर दी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या संसदीय विधि के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? एक तो संख्या याद रखनी है कि मूल संविधान में कितनी संख्या थी? 1+7। वर्तमान में संख्या कितनी है? 1+33, यानी 34 टोटल सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज हैं। दो तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी? तो आपको याद रखना होगा संसदीय विधि के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 मुख्य बातें संख्या के बारे में आपको याद रखनी है। इस अधिनियम में 1960 में संशोधन किया गया, 1977 में संशोधन किया गया है, 1986 में संशोधन किया, 2008 में संशोधन किया और वर्तमान में 2019 में संशोधन करके
न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी है। तो ये तो बात हो गई संख्या की। फिर अनुच्छेद 124 में जो अगली बात आती है वो आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, इन दोनों पर हम इनके बाद में चर्चा करेंगे, इसलिए मैं इन दो को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनकी चर्चा थोड़ी सी लंबी है, तो इनको हम सबसे लास्ट में लेंगे, ये छोटी छोटी बातें होने के बाद में। तो इन पर चर्चा हम कब करेंगे? बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं योग्यता की कर लेंगे, शपथ की कर लेंगे, और न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध की बात की गई है। न्यायाधीशों की योग्यता भी अनुच्छेद 124 में ही दी गई है। भाई संख्या के प्रावधान अनुच्छेद 124(1) में दिए गए हैं, नियुक्ति के प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में दिए गए हैं, और योग्यता के प्रावधान अनुच्छेद 124(3) में दिए गए हैं, हटाने की प्रावधान अनुच्छेद 124(4) में दिए गए हैं, और शपथ के प्रावधान अनुच्छेद 124(6) में दिए गए हैं, और वकालत पर प्रतिबंध अनुच्छेद 124(7) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 124(5) में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हटाने की कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन विधि बनाएगा, इसके बारे में ही दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 124(4) और 5 दोनों हटाने से संबंधित हैं, बाकी ये सारे अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज दिए हुए हैं। तो हमने इस पर चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे योग्यता की। इन दोनों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब बनेगा? जब वो भारत का नागरिक हो। कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य होता है। न्यायाधीश रहा हो। तीसरी योग्यता दी गई है, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय या ऐसे किसी 2 न्यायालयों का, ऐसे किसी 2 न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, उस व्यक्ति को भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। या तो उसने 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या किसी ऐसे न्यायालयों में जो उच्च न्यायालय के समकक्ष हों, उनमें 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, या फिर किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय या ऐसे किसी न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया है, तो वो भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या है? योग्य है। भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। और चौथी जो योग्यता दी गई है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। पारंगत विधिवेता होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो विधि का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है, उसको विधि के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति वकील हो या व्यक्ति जज हो। कोई प्रोफेसर जो बहुत अच्छा विधि का ज्ञान रखता है, उसको भी भारत का राष्ट्रपति चाहे तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, बेंच से संबंधित हो, बेंच का मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी, या फिर बार से संबंधित हो, या बेंच और बार दोनों से संबंधित नहीं हो तो भी भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। बेंच का क्या मतलब होता है? भाई न्यायालय में एक तो बेंच होती है, एक बार होती है।
जो जज होते हैं वो तो बेंच में शामिल होते हैं, और जो वकील होते हैं वो किस में शामिल होते हैं? बार में शामिल होते हैं। तो भारत में उच्चतम न्यायालय में जज बेंच से भी बनाए जाते हैं और बार से भी जज बनाए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जज जो न तो बेंच से हो न बार से हो, यानी न तो वकील हो और न ही वो जज रहा हो। उस व्यक्ति को भी उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति चाहें तो जज के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। तो योग्यताओं में आपको ये चारों बातें ध्यान में रखनी है, इजी सी हैं। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो योग्यताएं दी गई हैं ये सिर्फ किसकी दी गई हैं? जजों की योग्यताएं दी गई हैं। न्यायाधीशों के बारे में तो योग्यताएं दी गई हैं संविधान में, मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं कहीं नहीं दी गई हैं। ये जो योग्यताएं दी गई हैं सिर्फ किसके बारे में है? न्यायाधीशों के बारे में है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई योग्यता नहीं दी गई है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक वरिष्ठ होता है उच्चतम न्यायालय में, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। कई बार वरिष्ठता का उल्लंघन भी किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पर 2 बार जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन करके जूनियर जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके शक्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश के पास एक शक्ति ज़्यादा होती है जिसको अपन प्रशासनिक शक्ति बोलते हैं। बाकी मुख्य न्यायाधीश का जो निर्णय होगा, अन्य जो न्यायाधीशों का निर्णय होता है, दोनों के निर्णयों में कोई असमानता नहीं होती, दोनों के निर्णय बराबर ही महत्व रखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये निर्णय तो मुख्य न्यायाधीश ने दिया इसलिए ज़्यादा प्रभावी है, ये निर्णय अन्य न्यायाधीश ने दिया इसलिए कम प्रभावी, ऐसा नहीं होता है। दोनों के निर्णयों का समान महत्व होता है। मुख्य न्यायाधीश के पास एक अतिरिक्त जो शक्ति होती है वो प्रशासनिक शक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश के पास अतिरिक्त शक्ति कौन सी होती है? प्रशासनिक शक्ति। और प्रशासनिक शक्ति का क्या अर्थ है? प्रशासनिक शक्ति का अर्थ है कि वो उच्चतम न्यायालय में जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है, और विभिन्न केसों के लिए बेंच का गठन कर सकता है कि कौन सा न्यायाधीश कौन सा मामला सुनेगा, इस बात का वो निर्णय कर सकता है। बाकी अन्य न्यायाधीशों के समान ही उसके पास शक्तियाँ होती हैं, बस उसके पास प्रशासनिक शक्ति ज़्यादा होती है और सभी शक्तियों में वो अन्य न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। लेकिन उसकी योग्यता के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद में अगला जो अपना बिंदु है वो है शपथ का। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। या तो भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है सवाल आए तो क्या उत्तर करोगे? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। और शपथ के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुसूची 3 में दिए गए हैं। अनुसूची 3 में भारत के 3 संवैधानिक पदाधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी की शपथ अनुसूची 3 में दी हुई है। शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। और 3 जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके शपथ के प्रावधान तो संविधान के अनुच्छेदों में ही दिए हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी गई है, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं उनकी शपथ भी अनुच्छेदों में ही दी गई है। बाकी सभी पदाधिकारियों के प्रधानमंत्री मान लो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मान लो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, या विधानसभाओं के सदस्य हो, संसद के सदस्य हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी की शपथ के प्रावधान अनुसूची 3 में दिए हुए हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के प्रावधान भी अनुसूची 3 में दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की जो शपथ है उसमें क्या क्या प्रावधान है उनको भी एक बार, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस बात की शपथ लेता है आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ तो किसके नाम शपथ लेता है? वो ईश्वर के नाम शपथ लेता है। ईश्वर के नाम
शपथ लेता है। अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो फिर सत्यनिष्ठा के नाम शपथ लेता है। किसके नाम शपथ लेता है? सत्यनिष्ठा के नाम पर। और शपथ क्या लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा। दूसरी बात है, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये जो प्रावधान है, दोनों प्रावधान हैं, ये तो भारत में जो भी पदाधिकारी शपथ लेते हैं उनके सभी के शपथ में ये प्रावधान तो इतने तो दिए हुए हैं। बाकी नीचे थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि पदाधिकारियों के पदों का महत्व अलग अलग है, उनके काम अलग अलग हैं, इसलिए शपथ भी उनकी चेंज हो जाती है। बाकी शपथ का जो ये भाग है ये तो लगभग सभी में एक सा ही आता है। उसके बाद में कहा जाता है कि मैं सम्यक रूप से एवं निष्ठापूर्वक मेरी योग्यता ज्ञान एवं विवेक से अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी भय पक्षपात अनुराग एवं द्वेष के करूँगा तथा संविधान और विधि की, चौथी बात क्या कही गई है? संविधान और विधि की रक्षा करूँगा, संविधान एवं विधि की रक्षा करूँगा। ये चार प्रमुख बातें हैं। और जो लास्ट में जो भाग है शपथ का, ये संविधान और विधि की रक्षा की शपथ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो भारत में संविधान की रक्षा का कार्य किसको सौंपा गया है? संविधान का संरक्षक कौन है भारत में? उच्चतम न्यायालय है। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा संविधान और विधि की रक्षा की शपथ ली जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश भी ये शपथ लेगा और अन्य न्यायाधीश भी यही शपथ लेते हैं। और ये शपथ कहाँ दी गई है? अनुसूची 3 में दी गई है। दिलाता कौन है भारत का? राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। तो इसके बाद में देखिए अगला जो बिंदु है वो है वकालत पर प्रतिबंध। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा ना, वो रिटायर होने के बाद में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो वकालत करने पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये नहीं हो सकता कि कोई भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, वो रिटायर होने के बाद में किसी भी न्यायालय में वकालत शुरू कर दे। वकालत शुरू करने पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 124 में कही गई हैं। क्या प्रावधान है? वेतन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 125 में किए गए हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में क्या प्रावधान है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। कौन से वेतन दिए जाएंगे? जो वेतन दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। और दूसरी अनुसूची में संविधान में कितना वेतन दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन तो दिया गया है संविधान में 10,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना दिया गया है संविधान में? अन्य न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है 9,000 रुपये। तो ये वेतन कब तक मिलेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को जो दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है,
ये वेतन कब तक मिलेगा? जब तक संसद विधि बनाकर अन्य प्रावधान नहीं कर दे। यानी संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के वेतन से संबंधित कोई प्रावधान विधि बनाकर नहीं कर दे, तब तक तो इनको ये वेतन मिलेगा। और जब संसद के द्वारा वेतन से संबंधित विधि बना दी जाएगी, उस विधि में जो वेतन का उल्लेख किया गया है वो वेतन उनको मिलेगा। तो क्या संसद ने विधि बनाई है क्या? तो संसद ने 1954 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित विधि बनाई थी, और विधि का क्या नाम है? न्यायाधीश वेतन भत्ते अधिनियम। न्यायाधीश वेतन भत्ते अधिनियम 1954। और इस अधिनियम में न्यायाधीशों के वेतन के लिए बाद में प्रावधान किए गए थे। और इस अधिनियम में वर्तमान में न्यायाधीशों का वेतन कितना तय किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताया गया है 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना तय किया गया है? अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। तो न्यायाधीशों के वेतन को निर्धारित करने के लिए क्या संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है क्या? तो उत्तर है नहीं। न्यायाधीशों के वेतन को संसदीय विधि के माध्यम से ही निर्धारित किया जा सकता है। संसद में न्यायाधीशों के वेतन के लिए संविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होता है। इसी विधि में समय समय पर परिवर्तन करके न्यायाधीशों के वेतन को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलेगा और उनका वेतन कहाँ दिया गया है। और इसी अनुच्छेद में एक प्रावधान और किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में, न्यायाधीशों को मिलने वाले विशेष अधिकारों में, न्यायाधीशों की पेंशन में, उनकी अनुपस्थिति और छुट्टी के जो प्रावधान हैं उनमें न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को, छुट्टियों को, अनुपस्थिति और विशेषाधिकारों को कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हैं लेकिन उनमें कमी कभी भी नहीं की जा सकती। और ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया है? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे। जजों के वेतन को काटकर उनके निर्णयों को सरकार प्रभावित न कर सके, क्योंकि कई बार न्यायाधीशों को तो सरकार के विपक्ष में भी फैसले देने पड़ते हैं, कई बार पक्ष में देते हैं। तो सरकार उनके वेतन भत्तों को काटकर कभी उन पर दबाव नहीं बना सकती। इसलिए इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कभी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनके वेतन भत्तों में कभी कटौती नहीं की जा सकती। तो ये वेतन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 125 में दिए गए हैं। और वेतन से संबंधित अधिनियम बनाया था 1954 में। उसके बाद में आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो पहली बात है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा कौन? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कब की जाती है, कौन सी परिस्थिति में की जाती है? तो 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पहला है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। पहली कंडीशन क्या है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित चल रहा हो किसी बीमारी के कारण या विदेश यात्रा के कारण। अगर वो अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और तीसरी कंडीशन है वह काम करने में असमर्थ हो, काम करने में असमर्थ हो। तो असमर्थता का मतलब है कि किसी मुख्य न्यायाधीश को अगर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, या वो अपने कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहा है, तो वो असमर्थ होता है। काम करने में अगर असमर्थ होता है
तो उसकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आपको ये 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। जब पद रिक्त हो मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। अनुपस्थित क्यों होगा भाई? या तो उसके कोई बीमारी हो जाए, या वो छुट्टी लेकर घूमने चले जाए, विदेश चले जाए, तो अनुपस्थित हो सकता है। या और फिर तीसरी कंडीशन है वह असमर्थ हो जाए। असमर्थ का मतलब उसको दिखाई नहीं दे, उसको सुनाई नहीं दे, वो 3, 4, 5 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं सके, तो असमर्थता होती है। तो इन 3 कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 126 में। फिर आता है तदर्थ न्यायाधीश, जिसको क्या बोलते हैं? एड हॉक जज बोलते हैं। तदर्थ न्यायाधीश या एड हॉक जज की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति, एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, क्यों की जाती है, कौन करता है, किससे सलाह ली जाती है, ये सारी बातें देखेंगे। एड हॉक न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 100, ठीक है। तो पहली बात है कि तदर्थ न्यायाधीश या एड हॉक न्यायाधीश भी बोलते हैं इसको, एड हॉक जज। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात है कि कौन नियुक्ति करता है, दूसरी बात है कि क्यों करता है, और किसकी करेगा, है ना, किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है भाई? एड हॉक जज की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, जिसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने CJI लिखा है, इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। दूसरी बात है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से करता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है। और ये सलाह किससे लेता है? ये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति करता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि तदर्थ न्यायाधीश या एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी सहमति से करेगा? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी नियुक्ति करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेगा। सहमति भारत का राष्ट्रपति दे देता है तो वो एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और भारत का मुख्य न्यायाधीश किससे परामर्श करता है? तो जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एड हॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहा है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही राजस्थान के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति एड हॉक न्यायाधीश के रूप में करेगा। तो ये तो हो गई एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, किससे सहमति लेता है, किससे परामर्श लेता है। फिर दूसरी बात आती है कि एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है। एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है, कारण क्या है? तो इसका कारण है गणपूर्ति या कोरम बनाए रखने के लिए, गणपूर्ति या कोरम बनाए रखने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का कारण क्या है? कोरम या गणपूर्ति बनाए रखने के लिए की जाती है। कोरम या गणपूर्ति का क्या अर्थ होता है? देखो, भारत में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीश हमेशा डबल बेंच के रूप में बैठते हैं। कोई भी अकेला न्यायाधीश सुनवाई नहीं करता है, या तो 2 न्यायाधीश साथ बैठेंगे, या 3 न्यायाधीश साथ बैठ जाएंगे, या 5 न्यायाधीश साथ बैठ जाएंगे, या 7 न्यायाधीश बैठ जाएंगे, या 9 न्यायाधीश साथ बैठते हैं, या 11 न्यायाधीश साथ बैठते हैं, या फिर 13 न्यायाधीश साथ बैठते हैं। इस प्रकार
कोई भी न्यायाधीश अकेला नहीं बैठता है। तो मान लीजिए 5 न्यायाधीशों की कोई बेंच है और उसमें 4 न्यायाधीश आगे, 1 न्यायाधीश नहीं आया, तो इसका मतलब है उस बेंच का गणपूर्ति नहीं हुई, उस बेंच का कोरम पूरा नहीं हुआ। तो इस गणपूर्ति और कोरम को पूरा बनाए रखने के लिए एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी कोरम क्या होता है? वह संख्या होती है जिसके बिना वह बेंच काम नहीं करेगी। तो 5 न्यायाधीशों की बेंच है तो 5 न्यायाधीश पूरे चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 3 आ गए तो 3 ही सुनवाई कर लेंगे, 4 आ गए तो 4 न्यायाधीश सुनवाई करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 4 न्यायाधीश आए, 1 नहीं आया, तो एक एड होक जज की नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्यों करेंगे ये बात समझ में आ गई होगी। एड होक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसकी की जाएगी भाई? क्या आपकी हमारी की जा सकती है क्या? कौन व्यक्ति होगा जो एड होक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा? तो वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य हो, वही व्यक्ति एड होक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है। अब चौथी बात आती है कि वो व्यक्ति कितनी अवधि के लिए एड होक जज बनेगा? कितनी अवधि के लिए? कितनी अवधि के लिए एड होक जज बनेगा? तो जितनी आवश्यक हो, जितनी बैठकों के लिए आवश्यक हो उतनी अवधि के लिए वो जज बन सकता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को लिखित रूप में क्या करनी पड़ेगी? इससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्ति करेगा तो इससे लिखित रूप में अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट इन राइटिंग, लिखित रूप में अनुरोध करेगा, लिखित रूप में अनुरोध करेगा। ठीक है, और इसके बाद में एक सवाल और उठता है कि जो इस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उस न्यायालय के न्यायाधीश की, तो क्या उसको वही वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार मिलेंगे जो किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलते हैं? तो उत्तर है हाँ। जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एड होक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं तो उस व्यक्ति को भी वही विशेषाधिकार मिलेंगे जो एक न्यायाधीश को मिलते हैं। वही विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते मिलेंगे जो किसी उच्च न्यायालय, जो किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। सारी सुख सुविधाएं, वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियाँ, शक्तियाँ, विशेषाधिकार वही मिलेंगे जो किसी एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। इसके बाद में अगला जो न्यायाधीश आता है वो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सीजीआई के द्वारा की जाती है और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के लिए भी सीजीआई के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये दोनों नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का क्या प्रावधान दिए गए हैं? क्या वो उच्चतम न्यायालय की बेंच में बैठ सकता है? तो कैसे बैठेगा? कौन उसके उपस्थित होने के लिए अनुरोध करेगा? चलिए देखते हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की उपस्थिति। यह अनुच्छेद 128 में प्रावधान किया गया है। तो पहली बात है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अनुपस्थिति के लिए अनुरोध कौन करेगा? तो वही है भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन इसको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में बैठने के लिए कौन अनुरोध करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा भाई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी सहमति से करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही किसी अवकाश प्राप्त व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में बैठने के लिए अनुरोध करेगा। ठीक है,
दूसरी बात है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की उपस्थिति क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर है जब उच्चतम न्यायालय का कार्यभार ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्यभार की अधिकता के कारण, कार्यभार की अधिकता के कारण किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में बैठने के लिए अनुरोध किया जाता है। और अनुरोध कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसकी पूर्व सहमति से करेगा? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा। क्यों करेगा? जब कभी उच्चतम न्यायालय का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस स्थिति में उपस्थिति के लिए अनुरोध किया जाता है। और किसकी नियुक्ति की जाएगी देखो, और किससे अनुरोध करेंगे? किससे अनुरोध करेंगे? ऐसा जज जो सेवानिवृत्त हो गया है, ऐसा जज जो सेवानिवृत्त हो गया है। और उस व्यक्ति से क्या लेंगे? सहमति लेंगे। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया उससे पहले सहमति लेंगे। वो सहमत हो जाता है तो ही वो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में बैठाने का अनुरोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति से भी सहमति लेनी आवश्यक होती है। जब तक ये व्यक्ति सहमत नहीं होता है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहमत नहीं होता है, तब तक उसको उच्चतम न्यायालय में बैठने के लिए अनुरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इस व्यक्ति से भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? अनुरोध करेगा। मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थित होने के लिए क्या करता है? अनुरोध करता है। और इस व्यक्ति को, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उसको वेतन निर्धारित कौन करेगा? इसका वेतन निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति जितना वेतन निर्धारित करेगा वो इसको वेतन मिलेगा। लेकिन इसको वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ मिलेंगी जो किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं। सिर्फ वेतन इसका कौन निर्धारित करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। बाकी वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो किसी एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जज को विशेषाधिकार मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, वो सारी इसको मिलेंगी। सिर्फ इसका वेतन निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण अंतर इसमें और तदर्थ न्यायाधीश में है। तदर्थ न्यायाधीश जब उच्चतम न्यायालय में कार्य करता है तो उसको एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन इसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता। हालांकि ये विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और शक्ति का प्रयोग तो करेगा, लेकिन इसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कभी नहीं माना जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इसको नहीं माना जाएगा। और दूसरा अंतर क्या है इसमें और तदर्थ न्यायाधीश में? नहीं माना जाएगा। जबकि तदर्थ न्यायाधीश को क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मानते हैं, इसको नहीं माना जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश और इसमें दूसरा अंतर क्या है? तदर्थ न्यायाधीश से सहमति नहीं ली जाती, जबकि अवकाश प्राप्त जो जज होता है उसको उच्चतम न्यायालय में बैठने के लिए उसकी सहमति ली जाती है। तो ये दो अंतर तदर्थ न्यायाधीश और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को जब उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करते हैं तो ये दो अंतर आते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तदर्थ न्यायाधीश से सहमति नहीं लेते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की सहमति ली जाती है। तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मान लेते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। हालांकि इसको शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वही मिलती हैं, और इसका वेतन कौन सा मिलेगा? जो राष्ट्रपति तय करेगा वो वेतन इसको मिलेगा। तो ये हो गया अपना अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। और अभिलेख न्यायालय के प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 129 में किए गए हैं। अब हम देखेंगे अभिलेख न्यायालय होता क्या है। अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ होता है? अभिलेख न्यायालय, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 129 में दिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है अभिलेख न्यायालय का? तो इसका पहला अर्थ ये है, पहली बात है कि उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्यवाही की जाती हैं, सभी कार्यवाही का लिखित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है। अभिलेख न्यायालय का पहला क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय की
उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। और दूसरा अर्थ क्या है अभिलेख न्यायालय होने का? दूसरा अर्थ है कि इसकी अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय होने के ये दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्यवाही होती है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, जो भी निर्णय होते हैं, सभी का लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है। और लिखित रूप में रिकॉर्ड रखने का क्या आशय होता है? तो जो भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय होते हैं वो निचले जो न्यायालय होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उनके लिए एक निर्देश की तरह कार्य करते हैं। उन न्यायालयों में वो साक्ष्य की तरह पेश किए जा सकते हैं। और निचले न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों का आधार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय होते हैं वो निचले न्यायालयों के लिए निर्देश की तरह कार्य करते हैं। निचले न्यायालय के लिए एक निर्देश की तरह कार्य करते हैं। निर्देश की तरह कार्य करते हैं और इनके निर्णय साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं। निर्णय साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं। और निचले न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनका आधार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं। निचले न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों का प्रमुख आधार क्या होता है? इन निर्णयों का आधार सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं। इनके आधार पर वो अपना निर्णय देते हैं। तो इसका पहला अर्थ तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही लिखित रूप में रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निचले न्यायालयों के लिए निर्देश की तरह कार्य करते हैं। निचले न्यायालय अपना निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हैं, उसके आधार पर अपना फैसला देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं। तो ये तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। आपको याद होगा मूल अधिकारों में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। किस आधार पर? न्यायालय की अवमानना के आधार पर। तो न्यायालय की अवमानना क्या होती है भाई? न्यायालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के फैसले दिए जाते हैं और ये निर्णय किसी एक व्यक्ति के पक्ष में आते हैं, दूसरे व्यक्ति के विपक्ष में आते हैं। तो कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। न्यायालय की अवमानना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हम न्यायालय के निर्णय की आलोचना तो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। वे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उनसे हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन न्यायालय के निर्णय के असहमत होने के आधार पर हम किसी न्यायाधीश के आचरण पर लांछन लगाएं, किसी न्यायाधीश की मानहानि करें, किसी न्यायाधीश को गाली गलौज करें, न्यायालय के जो आदेश दिया है उसके प्रति असम्मान का भाव दर्शाएं, उसका सम्मान नहीं करें, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। भाई हम किसी न्यायाधीश के आचरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते, हम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर सकते हैं, उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जज के व्यक्तिगत आचरण पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे या फिर किसी न्यायालय के निर्णय के प्रति असम्मान का भाव दर्शाएंगे या न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करेंगे तो वो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है और न्यायालय इसके लिए व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो ये न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने का मतलब है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख होने का मतलब है, जिसमें दो बातें शामिल होती हैं। उसके बाद में देखो उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का स्थान वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में है।
लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे और राष्ट्रपति से वो अनुमोदन प्राप्त कर ले तो अन्य स्थान पर भी उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित हो सकती है। भाई वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली है। अब मान लीजिए चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की पीठ को स्थापित करनी है तो कैसे करेंगे? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, CJI, वो राष्ट्रपति की अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से चेन्नई में भी उच्चतम न्यायालय की पीठ को स्थापित कर सकता है। तो ध्यान देने की बात है, ये बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 130 में की गई है। और उच्चतम न्यायालय की पीठ को दूसरी जगह किसके अधिकार से स्थापित कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को दूसरी जगह पीठ स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही ऐसा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा तो मुख्य न्यायाधीश पीठ को दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। दक्षिणी भारत के लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक पीठ को चेन्नई में स्थापित किया जाए, लेकिन भारत का ये सुप्रीम कोर्ट है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण करने में समस्या उत्पन्न होती है। अगर ये दो जगह बढ़ जाता है तो दोनों जगह का प्रशासनिक नियंत्रण में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए वर्तमान में एक ही पीठ इसकी संचालित है। दो ऐसे शहर हैं, हैदराबाद और श्रीनगर, वहाँ एक एक बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में एक ही इसकी पीठ है जो है नई दिल्ली में।